नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम 75 डेज कंप्लीट क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसका ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये 75 डेज कंप्लीट क्रैश कोर्स जो हम चला रहे हैं, उसकी शुरुआत हमने की है इंडियन पॉलिटी से, और हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में संवैधानिक विकास क्रम। तो भारत में संवैधानिक विकास क्रम को हम दो चरणों में देखते हैं। एक तो बीईआईसी के अधीन भारत में संवैधानिक विकास क्रम, जिसमें हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के अंतिम चार्टर तक। और दूसरा हम देखते हैं कि जब भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया तो उसके अधीन जो संवैधानिक विकास क्रम हुए उनकी हम बात करते हैं। तो कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास क्रम रहा उसे हमने पहले लेक्चर में देख लिया है। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो उस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि एक क्रम से आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस जो है विभिन्न तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उसे देख लीजिए। तो अब चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है। और मेरी सलाह है कि इसे आपको ज्वाइन करना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ आपको जो है मिलेगा। पूर्व में हमने जो यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था, क्योंकि हम बहुत डिटेल में व्याख्या लिखते हैं जो कि क्रैश कोर्स की तरह ही होता है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी, और साथ ही साथ ये जो हम व्याख्या लिखते हैं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसके माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी भी कम समय में कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था उसे 2 मिनट में रिवाइज करना चाहेंगे। तो हमने पूरा देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों को, उसके बाद बात किया पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 की, फिर बात किया चार्टर्ड एक्ट 1793 की, उसके बाद 1813 के चार्टर्ड को देखा, 1833 के चार्टर्ड को देखा, और 1853 के चार्टर्ड को देखा। ठीक है, तो अब बीईआईसी के अधीन जो विकास क्रम रहा संवैधानिक, उसको हमने संपन्न कर लिया है। अब बात हम सीधे सीधे करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में भारत में क्रांति हो गई, और इस क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला। और इस बदलाव का जो पहला शिकार था वो थी बीईआईसी स्वयं। तो क्या कर दिया गया कि भारत से बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे ही समाप्त कर दिया गया। अभी तक अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। लगभग हर चार्टर्ड में संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1858 के अधिनियम ने भारत से बीईआईसी के शासन को ही समाप्त कर दिया, और भारत में जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि बीईआईसी का शासन ही भारत से समाप्त कर दिया गया। और जो शीर्षक दिया गया था इस अधिनियम को वो था कि भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट, भारत के उत्तम प्रशासन के लिए, भारत के अच्छे प्रशासन के लिए एक्ट, ये 1858 के अधिनियम का शीर्षक था, इसकी हेडिंग थी। ठीक है, तो ये हुआ कि बीईआईसी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। और दूसरा क्या हुआ कि जब बीईआईसी का शासन खत्म हो गया तो ये जो निदेशक मंडल थे यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और जो नियंत्रण बोर्ड था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनका भी अंत कर दिया गया। इनका भी अब कोई काम शेष नहीं बचा। तो इन दोनों लोगों को समाप्त कर दिया गया। तो इन दोनों लोगों को समाप्त कर दिया गया तो इनकी जगह पर किसको बैठाया गया? तो एक नया पद का सृजन किया गया जिसे कहा गया भारत के सचिव।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया नामक एक नए पद का लंदन में निर्माण किया गया और इस भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। तो राज्य सचिव की परिषद, भारत विभाग, लंदन। और ये जो राज्य का सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था जिसे भारत मंत्री भी कहते थे। और ये भारत मंत्री जो होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। और एक प्रकार से कहें तो इन सब बातों को जोड़ते हुए भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन की शुरुआत जो है 1858 के माध्यम से हो गई। वहां पर जो है ब्रिटिश ताज ही सर्वोच्च है, तो ब्रिटिश ताज का शासन यहां पर प्रारंभ हो गया। तो भारत के सचिव नामक एक नए पद का सृजन हुआ और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। और एक काम और किया गया, वो क्या था कि ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे इनका नाम दोबारा से बदल दिया गया। तो हमने पहले क्या देखा कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब क्या किया गया, अब ये किया गया कि ये जो भारत का गवर्नर जनरल था इसे कर दिया गया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वायसराय का क्या मतलब होता है। और प्रथम जो व्यक्ति इस पद पर बैठा उसका नाम था लॉर्ड केनिंग, ठीक है। और ये वायसराय जो था ये भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। भारत में वायसराय ब्रिटिश राजा की छाया थी। तो भारत के गवर्नर जनरल पदनाम को बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यहां एक चीज और जान लीजिए कि जैसे ही भारत के सचिव इस पद का सृजन हुआ वैसे ही यह तय हो गया कि ये जो भारत के वायसराय हैं ये कम महत्वपूर्ण हो गए हैं और जितने बड़े निर्णय भारत में पहले होते थे अब वो लंदन में होने लगे। और इस नाते से क्या हुआ कि भारत का जमीनी प्रशासन लड़खड़ा गया, क्योंकि छोटे छोटे भी जो मामले थे वो उसकी सुनवाई कहां होने लगी, लंदन में होने लगी। क्योंकि जो भारत का शासन चला रहा था वो भारत का सचिव था और ये कहां बैठता था, लंदन में बैठता था, ये भारत में नहीं था, ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 रहा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि 1857 के पूर्व भारत में किस प्रकार से शासन हो रहा था और 1857 के बाद कैसे शासन प्रारंभ हुआ, एक चार्ट के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया कि ये जो टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास क्रम, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि ये दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊं। तो केवल कौन सा अधिनियम आया, उसमें क्या प्रावधान थे, यही मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि जो है ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि क्या रही ये भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1857 से पहले का जो ढांचा था वो ये है, इस कलर से है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या था, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 लोग होते थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था और इसकी परिषद होती थी। बड़े डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने बात किया है। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और ये लोग किस पर शासन करते थे, भारत पर शासन करते। तो ये 1857 के पहले का ढांचा था, ठीक है। 1857 के पहले का ढांचा था, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, तो अब जो ये ढांचा था इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये समाप्त हो गया। अब जो नया ढांचा आया उसमें संप्रभु यानी ब्रिटेन का राजा या रानी और ये संसद, ये जो ढांचा बनाया गया है। हालांकि ब्रिटेन में संप्रभु यानी राजा ही सर्वोच्च है, बल्कि जो सरकार ब्रिटेन में चलती है उसको राजा का ही सरकार कहा जाता है, ब्रिटेन की सरकार नहीं कहा जाता। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उसमें सब जानते हैं कि संसद बहुत मजबूत है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब वायसराय और उसकी विस्तारित परिषद हो गई और राज्य के सचिव और इसकी परिषद हो गई, ठीक है। और ये दोनों मिल करके भारत पर शासन करने लगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी जगह पर राज्य के सचिव आ गए। बल्कि इसे जो है टू बी प्रिसाइज हुआ जाए तो कहा जाए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके जगह पे राज्य के सचिव बैठ गए। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई उसे जो है हमें समझना है। तो देखिए, बी केंद्रीयकरण की शुरुआत कर दी गई और क्या किया गया, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां लौटा दी गई। ये 1833 क्यों लिखा गया है, जिसने पिछला लेक्चर देखा है उसे ये पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई। जब ये कहा गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर है ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और इसके नीचे मद्रास और बंबई के गवर्नर्स होंगे। उसके बाद 1833 में इस केंद्रीयकरण की पराकाष्ठा हो गई जब ये कहा गया कि ये जो बंबई और मद्रास के गवर्नर्स हैं इनके पास कानून बनाने का भी अधिकार नहीं रहेगा, वो अधिकार भी छीन लिया गया। उनका लेजिस्लेचर का जो पावर था वो भी छीन लिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद और 1833 से ये जो पावर एक्सरसाइज होने लगा था सेंटर में ही, विधायी पावर भी, तो ये समझ में आया कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में एक केंद्रीयकृत प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः ये नीति ठीक होगी कि विकेंद्रीयकरण किया जाए। तो अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई 1833 के ठीक उलट। उस समय केंद्रीयकरण अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा, अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को उनका जो लेजिस्लेचर का पावर था, जो विधायी शक्तियां थी, वो लौटा दी गई। और क्या किया गया, अब यह अधिकार दिया गया कि ये जो वायसराय हैं ये नए प्रांत बना सकते हैं और एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। ये सब एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। उसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा यह किया गया कि वायसराय की विधायी परिषद में वृद्धि कर दिया गया और यह कहा गया कि कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये सभी मनोनीत होंगे, सभी नॉमिनेटेड होंगे, ये चुनाव वगैरह से नहीं आएंगे। ये किस तरीके से आएंगे, नॉमिनेटेड तरीके से आएंगे, जो है नाम निर्दिष्ट केवल इनका होगा। ठीक है, तो अधिक कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य और सभी क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और इसमें एक कंपल्सन और रखा गया कि इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। आधे सदस्य क्या होंगे, अगर 6 है तो 3 और 12 है तो 6 क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। तो पहली बार जो है इस परिषद में भारतीयों के भी प्रवेश का रास्ता खुला और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इस परिषद में नॉमिनेट किया। उन तीनों लोगों का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो आपके कमेंट के माध्यम से ही उसे जाने। ये प्रश्न है आप लोगों से। ठीक है, लेकिन ये जो परिषद थी इसका कार्य केवल सलाहकारी था। तो ये परिषद केवल सलाह दे सकती थी। गवर्नर जनरल जो अब वायसराय हो गया था वो इसे नहीं मान सकता था, इनकी राय का कोई मतलब नहीं था, केवल ये सलाह दे सकते थे। इनकी सलाह मानना न मानना ये वायसराय के विवेक पर निर्भर था। आगे इसके अलावा यह किया गया, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी अब वो विभागीय आधार पर चलने वाला मंत्रिमंडल बन गया। तो अभी तक क्या था कि एक प्रकार से सारी चीजें समेटते हुए वो परिषद शासन करती थी, सारे सब्जेक्ट्स आते थे। लेकिन जो वर्तमान में हम मंत्रिमंडल देख रहे हैं कि तमाम विभाग तमाम मंत्रियों को सौंपे जाते हैं, वो जो है उसका प्रारंभ 1800
1861 के अधिनियम में हमें देखने को मिलता है कि अब जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद विभागीय आधार पर चलने वाला मंत्रिमंडल बन गया। तो एकदम प्रॉपर गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त व लोक कार्य ऐसे करके जो है विभाग बनाए गए। ठीक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया। इस अध्यादेश की जो वैलिडिटी थी वो 6 महीने की थी। और क्या हुआ, तो बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन हुआ। NWFB यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो ये पूरी बात हमारी रही भारत परिषद अधिनियम 1861 की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। ठीक है। तो अभी तक ये देखें कि अभी तक कांग्रेस की स्थापना हो गई है और इसके साथ ही एक कानून जिसने बहुत अहम रोल अपना अदा किया भारतीय राष्ट्रवादियों के राष्ट्रवाद को झकझोरने में, वो था इल्बर्ट बिल विवाद। हिस्ट्री में मैंने इसे बड़े डिटेल में पढ़ाया है। इसमें क्या था कि इसमें यह किया गया कि कोई भारतीय भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकता है और यह बात सुनना था कि यूरोप के जो नागरिक भारत में थे वो भड़क उठे कि अरे किसी यूरोपीय नागरिक का मुकदमा कोई भारतीय कैसे सुन सकता है, जबकि ये जो है हम लोग श्रेष्ठ हैं और ये नीचे के लोग हैं, तो हमारा मुकदमा कैसे सुन सकते हैं। ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इन सब माहौल में ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। क्या प्रावधान थे इसमें, तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व, ये नरम पंथ का दौर है कांग्रेस में, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्र में कितना किया गया, तो न्यूनतम 10 अधिकतम 16, न्यूनतम 10 अधिकतम 16, और प्रांतों में कितना किया गया, न्यूनतम 8 अधिकतम 20, न्यूनतम 8 प्रांतों के साइज के हिसाब से, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। इसके अलावा पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात सामने आई, पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात सामने आई। हालांकि आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात थी। और कैसे थी तो वो समझ लीजिए। तो जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों का संघ प्रांतीय विधान परिषदों में अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे। अब इसका विस्तार हम देखेंगे 1909 के अधिनियम में। ठीक है। प्रतिनिधि अपने भेज सकते थे। इसके अलावा क्या हुआ, तो बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर परिषदें सरकार से सवाल जवाब कर सकती थी, ये अधिकार इन्हें दे दिया गया। एग्जामिनर का ये पॉइंट फेवरेट है, काफी इससे प्रश्न बनते हैं। तो पहली बार बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकार से सवाल जवाब कर सकती हैं, हालांकि इनके पास मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो केवल सवाल जवाब कर सकते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ठीक है। तो देखिए, जब ये अधिनियम आया उससे पहले बंगाल का विभाजन हो गया था। देश में स्वदेशी और बहिष्कार का तीव्र आंदोलन चला था। ब्रिटिशों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया देकर के इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। तो ये जो अधिनियम जब आया तो ब्रिटिशों
के ऊपर तीन तरफा दबाव था। पहला, उदारवादी या नरमपंथी ये मांग कर रहे थे कि अधिक से अधिक सुधार किए जाए, यानी अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए शासन में। जो गरमपंथी थे वो स्पष्ट रूप से लाल बाल पाल के नेतृत्व में ये कह रहे थे कि स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, स्वराज ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। और एक विचारधारा इस समय तक स्पष्ट रूप से अपना स्थान बना चुकी थी और वो थी क्रांतिकारियों की, जो ये कह रहे थे कि विदेशी शासन से हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये तीन तरफा दबाव था, उसमें जो है ये आया। तो संवैधानिक प्रयोगों में ये सबसे अल्पकालिक रहा, आप देखेंगे तो सबसे कम समय तक ये रहा। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसने जो है दे दी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था इसमें दे दी गई। अभी मैं बोर्ड पर देख रहा हूं तो हिंदी में काफी गलतियां हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक से प्रूफ रीडिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अब यहां समझें कि 1905 के बंगाल विभाजन से जो प्रयास ब्रिटिशों ने किया था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का, उसकी शुरुआत हुई थी 1905 से। 1906 में ढाका में, जैसा कि हम जानते हैं, मुस्लिम लीग बन गया, जबकि कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी एक मुस्लिम लीग दल का संगठन कर लिया गया और यह कहा गया कि यह मुसलमानों की पार्टी है। तो 1905 के बंगाल विभाजन से हिंदू और मुसलमानों में जो फूट डालने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, उसकी पराकाष्ठा हमें देखने को मिली 1909 के अधिनियम में, जब यह कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरल दिया जाएगा, जो है अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो यह किया गया। और क्या किया गया, तो विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि किया गया। अब क्या हुआ कि अब यह कर दिया गया कि सदस्य बजट की विवेचना कर सकते हैं, जनहित के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसका अधिकार 1909 के अधिनियम में दे दिया गया। और क्या किया गया, तो यह किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ा, आप देख रहे हैं ना, लगातार जो है परिषदों के आकार को बढ़ाया जा रहा है। तो केंद्र में क्या किया गया, तो केंद्र में कुल कर दिया गया 69 सदस्य, 69। इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था उसे देख लीजिए। तो 37 तो सरकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, और 32 जो थे वो गैर सरकारी थे। तो 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी थे। तो अब आप देखें कि 69 में 37 और 32, तो किसका बहुमत है, तो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है वो है सरकारी अधिकारियों की। तो यहां एक चीज समझ लीजिए, सरकारी अधिकारी यानी वो जो है, जो सरकार चल रही है भारत में ब्रिटिश नियंत्रण में, उसके जो है कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, और ये 32 जो है गैर सरकारी हैं। तो इसमें से ज्यादातर भारतीय हो सकते हैं। तो अब जो है ये 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी। तो अगर हम इसे देखें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो परिषद है इसमें बहुमत किसका रखा गया, सरकारी अधिकारियों का बहुमत रखा गया, गैर सरकारियों का बहुमत नहीं है, क्योंकि ये 32 है। इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता हूं कि ये 27 निर्वाचित होकर के आते थे, कुल 32 में से 27 निर्वाचित होकर आते थे और 5 को वायसराय मनोनीत करता था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये 5 जो वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे,
तो कुल मिलाकर के 42 तो वायसराय के हिसाब से ही आते थे और केवल 27 जो है निर्वाचित होकर के आते थे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर चुनावों की, चुनाव से ये लोग आते थे। अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूं। प्रांतों में क्या किया गया, तो बड़े प्रांतों जैसे बंबई, मद्रास और बंगाल, उत्तर प्रदेश में यहां पर 50 सदस्य कर दिए गए और छोटे प्रांतों में 30 सदस्य कर दिए गए, छोटे प्रांतों में 30 सदस्य कर दिए गए और बड़े प्रांतों में 50 सदस्य कर दिए गए। तो अब एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो 27 चुनाव के माध्यम से आते थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो पहली श्रेणी तो होती थी सामान्य। सबसे पहले तो सामान्य की कुल सीटें थी 13, ठीक है। तो ये सामान्य है, सभी इसमें जो है चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है विशेष, ये 3 श्रेणी बनाई गई थी। इसमें 2 सीटें थी, 1+1 लिख लीजिएगा कि बंबई चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1 सीट थी, बंबई चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1 सीट थी और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1 सीट थी। तो कुल मिलाकर के 2 सीटें हो गई, ठीक है। तो कुल 15 हो गया, 13 ये और 2 ये। इसके बाद एक तीसरी श्रेणी थी जिसे कहा गया वर्ग विशेष। इसमें क्या था, तो इसमें कुल 12 सीटें थी। इसमें कुल कितनी सीटें थी, 12 सीटें थी और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें 6 मुसलमानों के लिए और 6 जमींदारों के लिए। अब जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था आपको समझ में आ गई। 6 मुसलमानों के लिए और 6 जमींदारों के लिए। इसे क्या कहा गया, वर्ग विशेष कहा गया। विशेष में क्या है, तो 2 सीटें हैं, किनके लिए हैं, तो बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1, बंबई के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1, तो कुल 2 और सामान्य में कुल 13 सीटें हैं। तो इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो अब प्रॉपर चुनावों की बात आ गई है, लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये चुनाव की तो बात आ गई है, लेकिन वोटर्स कौन होता था, क्या पूरा देश वोट कर रहा था? तो ऐसा नहीं था। इसमें जो वोट देने का अधिकार था वो विभिन्न प्रांतों में अलग अलग था। जैसे एक मोटे तौर पे कहें तो जो व्यक्ति 15,000 वार्षिक की आमदनी करता हो, यानी उसकी आय हो, या 10,000 रुपए सरकार को लगान देता हो, वही वोटर हो सकता था। बंगाल में यह व्यवस्था थी कि बंगाल में वोटर वही होता था जो राजा या नवाब की टाइटल होल्ड करता था, जिसे राजा या नवाब कहा जाता था, वही वोटर होता था। तो वोटर्स बहुत कम है। हम धीरे धीरे देखेंगे वोटर्स की संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आगे हमें पढ़ना है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में और बड़े डिटेल में बात करनी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। बहुत सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, हाँ, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।